हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आइए मिलकर इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि चाइनीज वेपन्स बैटल फील्ड पे क्यों फ्लॉप हो जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा यूएस आर्मी वेनेजुएला के अंदर जाती है और एक दिन के अंदर सभी चाइनीज वेपन्स को न्यूट्रलाइज करके वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा ले जाती है। साथ ही साथ आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर जा करके बॉम्ब किया था। आइए इन डिटेल समझते हैं इस वीडियो में कि क्या कारण है कि चाइनीज वेपन फ्लॉप होते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब टू आरबीएल एकेडमी, ऐसी वीडियोस आप सभी को मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चीन के हथियार देखने में तो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक लगते हैं ना, है ना, एकदम मॉडर्न, लीथल। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है, जब उन्हें असली जंग में उतारा जाता है ना, तो वो अक्सर फेल हो जाते हैं। तो ये एक पहेली है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चीन कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। अरे, वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान हो, वेनेजुएला हो या कई अफ्रीकी देश, सबको हथियार बेचता है। तो आप समझ सकते हैं, जब इनके हथियार फेल होते हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। देखिए, देखने में तो ये हथियार एकदम टॉप नॉच लगते हैं, बिल्कुल स्लेक, मॉडर्न और बेहद पावरफुल। सवाल यह है कि फिर असलियत में ये काम क्यों नहीं कर पाते। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए अब इस दिखावे से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या। तो कहानी में जो सबसे पहला ट्विस्ट है वो हार्डवेयर में ही है। प्रॉब्लम की शुरुआत ही यहीं से होती है। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन जो हथियार बेचता है ना, वो जानबूझकर कमजोर बनाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। मतलब ज्यादातर देश अपनी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी अपनी सेना के लिए ही रखते हैं। आखिर जंग में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाहिए। तो सवाल यह है कि ये एक्सपोर्ट मॉडल्स कमजोर कैसे होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग पावर कम होती है, इलेक्ट्रॉनिक हमलों के सामने ये टिक नहीं पाते और इनका डेटा ट्रांसफर भी काफी स्लो होता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है वेनेजुएला। उन्होंने चीन से रेडार सिस्टम्स खरीदे, लेकिन वो अमेरिकन जेट्स को ट्रैक करने में पूरी तरह से फेल हो गए। इसको ना एक आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए एप्पल इकोसिस्टम के बारे में। आईफोन, मैकबुक, आईपैड सब एक दूसरे से कितने स्मूथली कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। अब दूसरी तरफ सोचिए, एक विंडोज लैपटॉप है, एक एंड्रॉयड फोन है और एक आईपैड। इन सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करो तो सिरदर्द हो जाता है। बस मिलिट्री हार्डवेयर के साथ भी बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। चीन अलग अलग हथियार तो बेच देता है, लेकिन वो ये गारंटी नहीं देता कि वो क्लाइंट के एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ ठीक से काम करेंगे या नहीं। और नतीजा, ये सिस्टम्स एक दूसरे से ठीक से बात ही नहीं कर पाते और जंग के मैदान में प्रैक्टिकली यूजलेस हो जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ हार्डवेयर की नहीं है। असल में प्रॉब्लम इससे कई ज्यादा गहरी है। चीन की मिलिट्री स्ट्रैटेजी और उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में भी बड़ी कमियां हैं। ये फैक्ट शायद आपको चौंका दे, लेकिन चीन ने पिछले 40 सालों से कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी है। जी हाँ, 40 साल। उनका सारा का सारा एक्सपीरियंस बस कंप्यूटर सिमुलेशंस और मिलिट्री ड्रिल्स से आता है, असली बैटलफील्ड से नहीं। और बस यहीं पर वो दुनिया के बाकी देशों से पीछे रह जाते हैं। आप देखिए, अमेरिका और रशिया जैसे देश लगातार असली जंग के एक्सपीरियंस से सीखते रहते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने सिस्टम्स को और बेहतर बनाते हैं। ये जो एक क्रूशियल फीडबैक लूप होता है ना, वो चीन के पास है ही नहीं। आज की जंग में ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब कुछ बदल सकता है। वेनेजुएला में बिल्कुल यही हुआ। अमेरिकन जेट्स ने ईडब्ल्यू का इस्तेमाल करके चीनी रेडार को सिर्फ जैम ही नहीं किया, बल्कि उसे फेक सिग्नल्स भेजकर कंफ्यूज भी कर दिया। और नतीजा, वेनेजुएला का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम एक तरह से अंधा हो गया। उनका इतना महंगा हार्डवेयर किसी काम का नहीं रहा। लेकिन सोचिए, दुनिया का सबसे एडवांस्ड हथियार भी तो बेकार ही है अगर उसे चलाने वाला ही ट्रेन ना हो। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है ह्यूमन फैक्टर की। सेना में एक बहुत पुरानी कहावत है कि सबसे अच्छा हथियार भी उतना ही अच्छा होता है जितना उसे चलाने वाला सैनिक। और सच कहूं तो चीन के क्लाइंट स्टेट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। क्यों? क्योंकि उनके सैनिकों को अक्सर इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को चलाने की प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं मिलती। अक्सर चीन के हथियार ऐसी आर्मीज के हाथ लगते हैं जो प्रोफेशनली उतनी केपेबल नहीं होती। वेनेजुएला और पाकिस्तान जैसे देशों में सेना के अंदर ट्रेनिंग की कमी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत आम है, और ये चीजें उनकी लड़ने की काबिलियत को बहुत ज्यादा कम कर देती हैं। एक और प्रॉब्लम है चीन का अपना एटीट्यूड। वो अपने हथियारों के कैपेबिलिटीज को लेकर बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जब वही हथियार फेल हो जाते हैं तो एकदम खामोश हो जाते हैं।
जैसे जब भारत ने लाहौर में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया था, चीन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। अब इस तरह की ट्रांसपेरेंसी की कमी से क्लाइंट्स का भरोसा तो टूटेगा ही। तो सवाल यह है कि इन सारी फेलियर्स का चीन के लिए मतलब क्या है? देखिए, इसके जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हैं। बेसिकली इन फेलियर्स के 3 बड़े नतीजे निकलते हैं। पहला, मेड इन चाइना का जो मिलिट्री टैग है उस पर से भरोसा उठता है। दूसरा, हथियार बेचकर इन्फ्लुएंस खरीदने की जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरह से फेल हो रही है। और तीसरा, फ्यूचर बायर्स या तो दाम बहुत कम देंगे या फिर कहीं और से हथियार खरीद लेंगे। सिंपल। तो ये चीन के लिए एक बड़ा लेसन है कि हथियार बेचना और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खरीदना ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। वेनेजुएला और पाकिस्तान जैसे देशों में उनकी आर्म्स डिप्लोमेसी साफ साफ नाकाम होती दिख रही है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या आज की मॉडर्न वॉरफेयर में असली जंग का तजुर्बा ही वो एक ऐसा हथियार है जिसकी नकल नहीं की जा सकती? सोचिए, चीन टेक्नोलॉजी कॉपी कर सकता है, पैसा लगा सकता है, लेकिन वो बैटल टेस्टेड एक्सपीरियंस कहां से लाएगा? और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इन डिटेल समझ में आया होगा कि चाइनीज वेपन्स किस तरह से काम करते हैं। आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्चुअल वीडियोज़ आप सभी को आरबीएल एकेडमी पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।